नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मोनू कुमार अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है हिस्ट्री सेंटर। हिस्ट्री सेंटर का ये हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम MCQ करेंगे, PYQ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बच्चों समझने की जरूरत है कि इतिहास होता क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे इतिहास को जानना चाहिए और इतिहास को बारीकी से या फिर आज जितनी सुलभता से हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए किन किन इतिहासकारों ने योगदान दिया है, किस किस ने क्या क्या नाम दिया है, ठीक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और तीनों फेजेस को अलग पढ़ेंगे, एंशिएंट को अलग पढ़ेंगे, मेडाइवल को अलग करेंगे और मॉडर्न को अलग। तीनों की टाइमलाइन को हम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि इतिहास को आज जो इतनी आसानी से हम पढ़ते हैं एंशिएंट में, मेडाइवल में, मॉडर्न में, तो ये बांटा कैसे है, आया कैसे, किस किस ने क्या क्या योगदान दिया है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, जो पृथ्वी का जो बनने का स्ट्रक्चर है या जो पृथ्वी की शुरुआत है, पृथ्वी जब बनी थी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी हुई थी, आप लोगों को पता होगा। और पृथ्वी के निर्माण के तत्पश्चात ही जैसे सेल बने, है ना, पानी के अंदर जीव को जलधारी जीव आए। उसके बाद फिर जो ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते थे और धरती में रह सकते थे, पृथ्वी में रह सकते थे, जलचर, ठीक है, उभयचर, इन सब का निर्माण हुआ। और इसी कड़ी में धीरे धीरे मानव का भी निर्माण हम देखने को मिलता है, ठीक है। और जो मानव के अवशेष मिले हैं या फिर मानव का जो काल है वो एक समय का नहीं है। अभी जो हम मॉडर्न में जो चीजें देखते हैं या फिर मानव के इतिहास को जब से हम देखते हैं, ये तो 0.कुछ% ही है, 0.1% भी कहे तो ज्यादा होगा। लेकिन उससे पहले जब हम देखते हैं पृथ्वी का निर्माण से लेके, तो इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है। और लगभग 2.5 या 3 लाख वर्ष पूर्व हमें मानव के अवशेष देखने को मिलते हैं, मानव के क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। और जब इतना लंबा इतिहास था तो उसको जाने कैसे, ये सब चीजों के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए, ठीक है। तो उसको बाई फेजेस, यानी कि कब क्या चीजें आई, ये सब जानने की जरूरत है, ठीक है। इतिहास की जैसे मेनली एक डेफिनेशन है, ईएचकार साहब की है। वो कहते हैं कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला एक संवाद है, जो कि बहुत कारगर है और लगभग हर जगह पे ये प्रयुक्त की जाती है। और जैसे इसी के साथ जेबी ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, न ज्यादा न कम। ऐसे ही बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन इतिहास को जानने की जरूरत है कि इतिहास में किसने क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास को जो बांटने का कार्य किया है वो 1816 में सीजे थॉमसन नाम के एक इतिहासकार हुए, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा: पाषाण काल, काश्यकाल, काश्य या ताम्रकाल, और लोह काल। बच्चों, सीजर थॉमसन का ये जो काल डिवाइडेशन था, ये मानव सामग्री के आधार पे था। उन्होंने जो ये डिवाइडेशन किया, मानव सामग्री के आधार पे डिवाइड किया कि सबसे पहले मानव ने पाषाण काल, पत्थरों का प्रयोग किया, तत्पश्चात वो धातु के रूप में, जैसे हड़प्पा सभ्यता हम देखते हैं, कांस्य का प्रयोग किया, और उसके पश्चात ऋग्वैदिक पीरियड के समथिंग हम देखते हैं 1000 के आसपास उन्हें लोहे का प्रयोग किया। इसलिए सीजे थॉमसन ने इसको बांटने का कार्य किया है, ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं 1817 में, 1817 में हम देखते हैं जेम्स मिल को। दोस्तों बहुत बड़ा नाम है इतिहास में जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला था हिंदू काल, उसके पश्चात था मुस्लिम काल, और तीसरे नंबर पे था ब्रिटिश काल। बच्चों, जेम्स मिल ने जो इतिहास का डिवाइडेशन किया वो सांप्रदायिकता के आधार पे किया है कि सबसे पहले जो आए थे वो हिंदू थे, तत्पश्चात फिर मुस्लिम का काल हुआ जो मध्यकाल में रहा, और आधुनिक काल में ब्रिटिशों का आगमन हुआ, ठीक है। ऐसे ही
इन्होंने डिवाइडेशन किया। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो महसूस किया गया, जो सामग्री मिली, पुरातात्विक अवशेष मिले, तो सबसे पहले 1851 1851 में एक डेनियल विल्सन नाम के व्यक्ति थे, डेनियल विल्सन, जिन्होंने प्रागैतिहास शब्द को दिया। प्रागैतिहास, प्रागैतिहास शब्द दिया कि जो मानव के क्रियाकलाप हैं, जब मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, जो भी सामग्री मिलती है उसको हम प्रागैतिहास में पढ़ेंगे कि मानव का पुराना इतिहास, पुरातन इतिहास। ठीक है। उसके पश्चात 1861 की घटना घटी। देखो कितना लंबा टाइम बीतता जा रहा है इतिहास के ऊपर कार्य करते करते। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रिटिश अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। इन्होंने क्या किया, एएसआई की स्थापना की, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई की स्थापना की। ठीक है। तत्पश्चात इसी के साथ क्या हुआ, घटना घटी 1863 में, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, आप लोग सुनते होंगे, बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट का। इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में एक हस्तकुठार मिलता है। ठीक है। हस्तकुठार मिलता है, इसलिए प्रागैतिहास के जो पिता हैं वो भी रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही माना जाता है। यानी मद्रास के पल्लवरम से एक हस्तकुठार मिलता है। ठीक है। इसको ये भारत में या फिर इंडिया में जो मिलने वाला पहला जो प्रागैतिहास जो उपकरण था, जो हथियार था, जो मानव द्वारा प्रयुक्त था, ये पहला उपकरण था हस्तकुठार, जो कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। इसलिए इनको प्रागैतिहास के पिता भी कहा जाता है, प्रागैतिहास के पिता। ठीक है। प्रागैतिहास के पिता कहा जाता है, जिसको 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसको पाया था। ठीक है। और फिर आते हैं, एक इतिहासकार आते हैं जिसका 1865 में जॉन लुबाक, 1865 जॉन लुबाक। बच्चों देखो एक चीज थी, प्रागैतिहास में क्या था, जब भी कोई उपकरण खोजे जा रहे थे, जब भी कोई हथियार या फिर कोई चीजें खरीदी जा रही थी, मतलब ढूंढी जा रही थी, तो क्या था, उनके आधार पे उनको नाम देना था, उनका काल का डिवाइडेशन करना था। एक तो ऐसी चीजें थी जो बहुत पुरानी थी, और कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत नई थी, यानी कि एकदम से उसके संक्रमण का काल नहीं था। तो इन्होंने, जॉन लुबाक ने, दो नाम दिए, एक पाषाण काल और दूसरा था नवपाषाण काल। ठीक है। तो 1865 में जॉन लुबाक ने पाषाण काल और नवपाषाण दो काल में डिवाइड किया। तो आगे चल के क्या हुआ, एक व्यक्ति आते हैं 1887 में, 1887 में हॉर्डर वेस्ट्रॉप, हॉर्डर वेस्ट्रॉप, ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने एक गुफा थी फ्रांस के अंदर, द ला मास एंजल, द ला मास एंजल, इसमें मानो के कोई कुछ उपकरण मिले। वो ऐसे उपकरण थे, ना तो ज्यादा पुराने थे, पाषाणिक थे, और ना नए थे, नवपाषाणकालीन थे, वो बीच के संक्रमण का काल था। ठीक है। इसलिए जो इन्होंने नाम दिया उस बीच के काल को, वो मध्य पाषाण काल नाम दिया था, मध्य पाषाण काल। अब आप देख रहे हैं बच्चों, जो आज हम पढ़ते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया है, किस किस ने उसका नाम दिया है ना। तो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों भागों में डिवाइड किया है। और इससे पहले 1887 से पहले 1877 एक बीच का काल था। जस्ट ए मिनट। तो 1877 की घटना है। 1877 एक व्यक्ति थे लार्टेट, इन्होंने क्या देखा, कई जगह पे आप लार्टेट भी पाओगे, कई बुक्स में लार्टेट भी लिखा हुआ है, लेकिन जनरली इनको लार्टेट ही बोलते हैं।
जब इन्होंने देखा कि जो पाषाणिक जो चीजें हैं वो बहुत लंबे समय की हैं, वो घटनाएं जैसे पाषाण काल से मध्य पाषाण काल एकदम से नहीं आया, मध्य पाषाण से नव पाषाण काल एकदम से नहीं आया। हालांकि मध्य पाषाण काल थोड़ा सा कम टाइम पीरियड का है, लेकिन जो पाषाण काल है वो बहुत लंबे टाइम का है, बहुत लंबा काल है उसमें। तो लार्तेत महोदय ने क्या किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक है, 1870 में लार्तेत महोदय ने इसको डिवाइड किया। तो मैंने कुछ चीजें बताई आप लोगों को, 1816 बताया है, ठीक है, 1817 बताया है, 1817 के बाद मैंने आपको बताया है 1851, 1863, ठीक है, 1863 के तत्पश्चात बताया आप लोगों को 1865, ठीक है, 1877 और 1887। ये कुछ मैंने आप लोगों को वो बताई हैं, डेटीज बताई हैं। और 1816 का सीजे थॉमसन का बताया है, ठीक है, 1817 का जेम्स मिल का बताया है, ठीक है, और ऐसे ही आगे बताया गया आप लोगों को, ठीक है, कि 1851 में डेनियल विल्सन आए थे, डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहास शब्द दिया था। 1861 में इसकी एएसआई की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई है, ठीक है, और 1863 में उसने हस्तकुटार की, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हस्तकुटार का खोज की है, ठीक है, और फिर 1865 में हम देखते हैं जॉन लुबाक ने पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल 2 भागों में डिवाइड किया है। 1877 हम देखते हैं लार्तेत महोदय ने 3 भागों में डिवाइड किया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। 1887 में हार्डर वेस्ट्रॉफ को देखते हैं, जिन्होंने दलामा सेंजल की जगह से, गुफा से, फ्रांस में एक गुफा थी, मानव के अवशेष के आधार पे मध्य पाषाण काल नाम दिया था। ये कुछ चीजें थी जो आज हम अलग अलग नामों से इनको पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे ही प्रागैतिहास को हम देखते हैं, जैसे आप मैं बताया ना कि प्राचीन काल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आज की इस क्लास में हम प्रागैतिहास को देखते हैं, जो इसका टाइमलाइन है, इसका जो कालक्रम है, ठीक है। इतिहास को कैसे सुगमता से पढ़ने के लिए उसको डिवाइड किया गया है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो देखते हैं हम लोग प्रागैतिहास काल। प्रागैतिहास कहें या प्राचीन कहें या भारत का इतिहास कहें, ठीक है, भारत का इतिहास। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रागैतिहास काल। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल, ठीक है, ये तीनों चीजें पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात से लेके मानते हैं हम लोग, अज्ञात से, यानी कि मानव का जब उद्भव हो रहा था या मानव की जो शुरुआत थी वहां से लेकर के, और लगभग ये मानो कि 6000 या 4000 के आसपास हम पढ़ते हैं। जो आदि इतिहास काल है, ये वो काल था जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, सिर्फ उसके अवशेषों के आधार पे ही हम इतिहास को जानते हैं। आदि इतिहास काल, आदि इतिहास काल वो टाइम पीरियड है जब आदमी लेखन कला जानता था लेकिन उसको पता नहीं था। आज तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं, लेखन कला का ज्ञान था लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग ये मान के चलो 2600 से लेके और 600 ईसा पूर्व तक। और जो ऐतिहासिक काल है ये वो फेज है, ये वो काल है जब मानव को लेखन कला का ज्ञान था, तब से हम इसको पढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व से आगे, ठीक है। अब प्रागैतिहास काल है, ये बहुत बड़ा काल है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है।
पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको पूरा पाषाण बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया इसको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात से लेके लगभग 12,000 के आसपास है ईसा पूर्व तक। जो मध्य पाषाण काल है वो 12,000 से 10,000 के आसपास। देखो इस टाइम पीरियड में जो अवशेष मिलते हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, वो बहुत कम मात्रा में है। ये संक्रमण का काल है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 के आसपास है। जो नव पाषाण काल है वो 10,000 से कई जगह पे 6,000 है और कई जगह पे इसको 4,000 भी पड़ते हैं, यहां तक का। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके पश्चात हम बताते हैं, मतलब जानते हैं 1877 में लार्तेत महोदय ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे वो? क्योंकि ये जो लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है, तो इसके आधार पर इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, इसको बता देता हूं पहले तुम्हें, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, और इसके बाद बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल को लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, इन 3 फेजेस में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल का जो काल है वो अज्ञात से लेके 20 लाख तक है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल है 20 लाख से लेके लगभग 40,000 के आसपास। ठीक है, कई बार 1 लाख भी बोल देते हैं, 20 लाख भी बोल देते हैं, 1 लाख से 40,000 भी बोल देते हैं, 50,000 भी बोल देते हैं। और जो अगला है वो 40,000 से 10,000 या 12,000 के आसपास भी बोल देते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल आ जाता है हमारा और तत्पश्चात नव पाषाण काल है। ठीक है, आ रही है समझ में चीजें आप लोगों को? इन फेजेस में जो प्रागैतिहास है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं आदि इतिहास काल। आदि इतिहास काल में 2 चीजें हम पढ़ेंगे, एक होता है हड़प्पा सभ्यता और दूसरा आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। के पश्चात आता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो साइड में जाएगा ताकि वे लिख भी सके लगेगा। हड़प्पा सभ्यता जिसका टाइम पीरियड है जो उसका उद्भव तो 2600 से मानते हैं, लेकिन लगभग 2350 से लेके 1750 के आसपास है। ठीक है, और इसके पश्चात आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से लेके 2 भागों में है, 1500 से 600 तक है। इसको 2 भागों में डिवाइड करके बांटते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक है हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां तक इस काल को हम पढ़ते हैं। तत्पश्चात इसके पश्चात हमारा ऐतिहासिक काल आ जाता है। अब ऐतिहासिक काल को जानते हैं। जो ऐतिहासिक काल है ये वो काल है जब हमें लेखन कला का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेखन कला का मिलना शुरू हो जाता है, लेखन कलाएं मिलने लग जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े राज्य बनते हैं। सबसे पहले कबीले बने, ठीक है, कबीले से जनपद बने, ठीक है, जनपद से महाजनपद के अंदर कन्वर्ट होते आते हैं, महाजनपद। महाजनपद काल शुरू हो जाता है। ठीक है, महाजनपद काल देखते हैं हम 6वीं शताब्दी के आसपास है।
इसी के साथ साथ फिर हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म आ जाते हैं, रिलीजन आ जाते हैं। महाजनपद काल हमें देखने को मिलता है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल होता है। और जनपदों में ये देखते हैं कि मगध जो गणराज्य है वो सबसे ज्यादा आगे उभर के सामने आता है, यानी मगध का उत्कर्ष। मगध का जो राज्य है वो लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष नजर आता है। बड़े बड़े कबीले मिलके, बड़े बड़े जन मिलके और एक साम्राज्य को समृद्ध करते हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में था। तत्पश्चात मौर्य साम्राज्य, आपको पता है कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। ठीक है, लगभग 323 से लेके 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य रहता है। ठीक है, और अंतिम बृहद्रथ आता है। इसके अंतर्गत कई ऐसे शासक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कई राज्यों का होता है, शासन होता है मगध के पश्चात। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, बहुत सारे वंश आते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश था। नंद वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके कौटिल्य की सहायता से 323 में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, ऐसे ऐसे बृहद्रथ सबसे लास्ट में आते हैं, 184 के समथिंग आते हैं, बृहद्रथ आते हैं। इसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। मौर्योत्तर काल हम देखते हैं 184 से लेके और लगभग 319 ईस्वी, 184 से लेके 184 ईसा पूर्व से लेके 319 ईस्वी तक के मौर्योत्तर साम्राज्य का काल रहता है। इसके पश्चात हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य स्टार्ट होता है लगभग 319 से स्टार्ट होता है। ये 319 से लेकर के और 550, 319 से 550 ईस्वी अनेक शासक आते हैं गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, और इसका उत्कर्ष होता है और इसके पश्चात होता है उत्तर या गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के पश्चात आता है गुप्तोत्तर काल, जो 6ठी शताब्दी से 647 तक, यानी 550 से लेकर 647 तक। ठीक है, इसके पश्चात आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश में सबसे जो शक्तिशाली है, या फिर एक ही राज शासक को हम पढ़ते हैं, हर्षवर्धन को, जो 647 से लेके हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है 606 तक रहता है। ये सॉरी गुप्तोत्तर काल है जो 550 से 606 तक रहता है, और ये 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन काल रहता है। ठीक है, ये यहाँ तक हम पढ़ते हैं चीजों को। हर्षवर्धन के तत्पश्चात हम देखते हैं जैसे जो अन्य क्षेत्र है, इसके पश्चात 12वीं शताब्दी, 6ठी से लेके 12वीं शताब्दी, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच है, वो पूर्व मध्य काल है। पूर्व मध्य काल के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। तो जो एंशिएंट का जो भाग है, इतिहास का जो प्राचीन भाग है, वो हमारा हर्षवर्धन काल तक रहेगा। ठीक है, जिसको पूर्व मध्य काल तक भी पढ़ लेते हैं, जिसके साथ में दक्षिण के राज्य आ जाते हैं और इधर बंगाल के शासक आ जाते हैं, है ना, पाल वंश आ जाता है, गढ़वाल आ जाता है, गुजरात के वंश आ जाते हैं, है ना। तो अलग अलग वंश है जो वो साथ में पैरेलल चलते हैं। ठीक है, और दक्षिण के, जैसे मैंने बताया आप लोग का, दक्षिण के क्षेत्र के हैं पाल, प्रतिहार, चोल, गुजर, ये सब हम इसके साथ में पैरेलल पढ़ते हैं, जो कि पूर्व मध्यकालीन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम प्राचीन प्रागैतिहास काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मध्यकाल के ऊपर होगी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के ऊपर होगी। मध्यकाल में हम बताएंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से वंश हमें पढ़ने हैं, जैसे गुलाम वंश पढ़ना है ना, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैयद वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है, और फिर मुगल पढ़ने हैं, है ना। और कौन कौन से शासक हुए हैं, उन शासकों को भी हम जानेंगे कि
इन शासकों का वर्चस्व रहा है और उन्होंने क्या क्या मतलब एक सीक्वेंस को जानेंगे पहले, और उसके पश्चात हम आधुनिक भारत का इतिहास को मतलब मॉडर्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो फेजेस है वो लगभग ये मान के चलो 12वीं शताब्दी से पूर्व का जो जो टाइम पीरियड है वो प्राचीन इतिहास के अंदर होता है। 1206 के तत्पश्चात 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, मुस्लिम आक्रमण हो जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है, तो 1206 से लेके और ये मान के चलो लगभग 1500 नहीं, ब्रिटिश के आगमन तक, कई बार तो जहांगीर के डेथ तक मानते हैं हम लोग, जो मध्यकाल का जो टाइम पीरियड रहा है जहांगीर की डेथ के बाद आता है। ठीक है, लेकिन क्या है ब्रिटिश के आगमन तक हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अरे औरंगजेब की जो डेथ होती है वो 1707 में, तब तक हम इसको मानते हैं। ठीक है, 1206 से 1707 तक मध्यकाल को मानते हैं, और उसके पश्चात आजादी तक के 1707 से लेके फिर उत्तर मध्यकाल आ जाता है, जिसमें डिक्लाइन होता है मुगलों का। ठीक है, और ब्रिटिश का आगमन होता है। ब्रिटिश के आगमन से लेकर के लगभग आजादी तक हम इसको पढ़ते हैं, और 1961 तक आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, वो आप लोगों के लिए मध्यकाल के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।